हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस मेजर कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इसकी यूनिट 3 इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अगर आपके पास भी बीए प्रोग्राम 6th सेमेस्टर में पोल साइंस मेजर में कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम सब्जेक्ट है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस ना करें। तो यूनिट 3 जो है आपकी, इसमें आपको पढ़ना है ब्राज़ील के बारे में कि ब्राज़ील में किस तरीके से राजनीतिक परंपराएं कार्य करती हैं। ठीक है, वहाँ पर संविधान का विकास कैसे हुआ, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था कैसी है, ब्राज़ील में चुनावी प्रणाली क्या है, ठीक है, तथा ब्राज़ील में एकात्मक प्रणाली का उपयोग होता है या संघात्मक प्रणाली का। तो ये सब हमें पढ़ना है यूनिट 3 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्राज़ील की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील की जो राजनीतिक व्यवस्था है ये संघीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, वहाँ पर संघीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह एक गणराज्य है। ठीक है, मतलब कि ब्राज़ील जो है यहाँ पर चुनाव करवाए जाते हैं एंड चुनाव के द्वारा लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ठीक है, तो ये गणराज्य है, मतलब कि लोकतंत्र है। ठीक है, ब्राज़ील की अगर बात करें तो ये अध्यक्षात्मक प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर बेस्ड है। ठीक है, आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, दो तरीके के सिस्टम होते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम वो होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री है उसके पास ज़्यादा अधिकार होते हैं, ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। किसमें? पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ठीक है, यानी कि संसदात्मक प्रणाली में। लेकिन जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में संसदात्मक प्रणाली नहीं है, वहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसको अध्यक्षात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। तो अध्यक्षात्मक प्रणाली जो है इसमें क्या होता है, ब्राज़ील में अध्यक्षात्मक प्रणाली है जिसमें सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। प्रधानमंत्री का पद या तो होता ही नहीं है, अगर हो तो बिल्कुल नाम मात्र का होता है। ठीक है, सारी शक्तियां किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति ही सारी शक्तियों का उपयोग करता है। राष्ट्रपति जो है ये राज्य का भी प्रमुख होता है, सरकार का भी प्रमुख होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, उसमें सारी शक्तियां वास्तव में राष्ट्रपति के पास होती है तथा राष्ट्रपति ही सारी शक्तियों का उपयोग करता है। ठीक है, एंड ब्राज़ील में भी राष्ट्रपति प्रणाली है। ठीक है, आइए इसके कुछ प्रमुख तत्व देख लेते हैं। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो यहाँ पर संविधान 1988 में लागू हुआ था। ठीक है, यह देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ब्राज़ील जो ये संघीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, ब्राज़ील में 26 राज्य है तथा एक संघीय जिला है। प्रत्येक राज्य की अपनी विधान पालिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका होती है। जैसे इंडिया में आप देखते हैं हर राज्य की अपनी विधायिका है। ठीक है, इसी तरीके से ब्राज़ील में भी हर राज्य की अपनी विधायिका है। ठीक है, एंड हर राज्य की अपनी कार्यपालिका तथा न्यायपालिका भी है। अगर हम ब्राज़ील में राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च नेता माना जाता है। सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है ब्राज़ील में। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वो 4 साल के लिए चुना जाता है। एक बार पुनः वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति एक बार बन चुका है वो फिर से एक और बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी कि एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के वहाँ पर दो चांसेस मिलते हैं। ठीक है, जो एक बार राष्ट्रपति बन चुका है उसको एक और चांस मिलता है राष्ट्रपति बनने का। जैसे कई कंट्रीज़ होती है, वहाँ पर क्या होता है, जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है वो फिर जीवन में कभी राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन ब्राज़ील में ये सिस्टम नहीं है। ब्राज़ील में क्या होता है, जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है उसको एक और बार मौका दिया जाता है राष्ट्रपति बनने का। ठीक है,
अब ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस व्यक्ति को फिर से राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है। राष्ट्रपति के कार्य की बात करें तो राष्ट्रपति का कार्य मुख्य रूप से कार्यपालिका का संचालन करना होता है। ठीक है। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि कार्यपालिका का जो है यानी कि एग्जीक्यूटिव जो है कार्यपालिका उसका वास्तव में संचालन प्रधानमंत्री करता है, लेकिन ब्राज़ील में क्योंकि अध्यक्षात्मक प्रणाली है, राष्ट्रपति प्रणाली है, इसलिए वहाँ पर कार्यपालिका का जो संचालन है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अगर हम वहाँ की संसद की बात करें तो ब्राज़ील में जो संसद होती है उसको कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है। जो कि 2 चैम्बर्स में बांटी गई है। जैसे इंडिया में पार्लियामेंट के 2 चैम्बर्स होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है। वैसे ही ब्राज़ील में भी जो संसद है जिसको कांग्रेस कहा जाता है उसके 2 चैम्बर्स होते हैं, एक होता है सीनेट, दूसरा होता है संसद। ठीक है। सीनेट जो है इसमें 81 मेंबर्स होते हैं, मतलब कि 81 सदस्य होते हैं जो कि 8 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम संसद की बात करें जिसको चैम्बर ऑफ डिप्टी भी कहा जाता है, संसद में 513 सदस्य होते हैं जो कि 4 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर ज़्यादा सदस्य जो है वो चैम्बर ऑफ डिप्टी में होते हैं यानी कि संसद में होते हैं। ठीक है। एंड वहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। तो ये कुछ मेन चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील के बारे में। ठीक है। न्यायपालिका की बात करें तो ब्राज़ील में स्वतंत्र न्यायपालिका है तथा सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। जैसे इंडिया में सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वैसे ही ब्राज़ील में भी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। ठीक है। जितने भी मुख्य फैसले लिए जाते हैं या फिर जो भी बड़े केसेस सॉल्व किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही वहाँ पर सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है। देश का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य संविधान की रक्षा करना है तथा संविधान की व्याख्या करना है। ठीक है। ये संविधान की रक्षा करने का ही कार्य बेसिकली करता है। ठीक है। अब वहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियाँ भी हैं। ठीक है। जो कि सक्रिय है, जैसे ब्राज़ीलियन डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी MDB, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड वर्कर्स पार्टी। ठीक है। तो वहाँ पर ये कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं। चुनाव प्रणाली की बात करें तो ब्राज़ील में चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा होते हैं। यहाँ पर बहुमत प्रणाली अपनाई जाती है, मतलब कि जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ही विजेता बनता है। ठीक है। बहुमत प्रणाली वहाँ पर उपयोग की जाती है चुनाव के समय। ठीक है। नागरिक के अधिकार की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है। यह प्रणाली लोकतंत्र पर आधारित है तथा नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करती है। ठीक है। आइए अब हम अपना यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील में राजनीतिक परंपराएं तथा संवैधानिक विकास। तो आइए जानते हैं। तो अगर हम राजनीतिक परंपराओं की बात करें तथा संवैधानिक विकास की बात करें तो इसका इतिहास जो है वो ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहा है। ठीक है। अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक कारक रहे हैं जिन्होंने ब्राज़ील की राजनीतिक परंपराओं तथा संवैधानिक विकास को प्रभावित किया है। ठीक है। आइए सबसे पहले राजनीतिक परंपराएं देख लेते हैं। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें, ब्राज़ील में जो राजनीतिक परंपराएं हैं उनको मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला आता है उपनिवेशी काल। उपनिवेशी काल वो टाइम पीरियड था जब ब्राज़ील जो था वो गुलाम था। उपनिवेश का मतलब होता है दूसरे देश का गुलाम होना। ठीक है। जैसे भारत जो था वो आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का उपनिवेश था यानी कि गुलाम था। ठीक है। अब उपनिवेशी काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 से 1822 तक का रहा। ब्राज़ील पर पुर्तगाल का कब्जा था। ब्राज़ील जो था वो पुर्तगाल का उपनिवेश था। ठीक है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था पुर्तगाली शासन से प्रभावित थी। जो पुर्तगीज़ थे, पुर्तगाली थे, उन्होंने क्या किया, ब्राज़ील की राजनीतिक व्यवस्था को अपने अकॉर्डिंग सेटअप किया। ठीक है। उन्होंने अपने अनुसार ब्राज़ील की राजनीतिक व्यवस्था को चलाना शुरू किया।
ठीक है। एंड इसी वजह से ब्राज़ील की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो पुर्तगालियों से प्रभावित थी। ठीक है। इस दौरान ब्राज़ील में सम्राट तथा अधिकारियों के अधीन एक केंद्रीकृत शासन था। पुर्तगाली राजा की सत्ता के तहत ब्राज़ील में व्यवस्था चलती थी। ठीक है। ब्राज़ील में जो भी कार्य हो रहा था वो पुर्तगीज़ के सुपरविज़न में यानी कि उनकी निगरानी में ही हो रहा था। तो वो जो टाइम पीरियड था वो उपनिवेशी काल था। उसके बाद स्वतंत्रता तथा साम्राज्य काल आता है। 1822 से 1889 का ये पीरियड रहा। ठीक है। ब्राज़ील ने 1822 में पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त की तथा एक साम्राज्य के रूप में उभरा। डोम पेड्रो फर्स्ट जो थे वो पहले सम्राट बने ब्राज़ील के। इस समय राजनीतिक परंपराएं काफ़ी मजबूत तथा केंद्रीकृत थी, जहाँ पर सम्राट का बहुत बड़ा प्रभाव था। अब इस दौर में ब्राज़ील में गुलामी का प्रचलन था, मतलब कि वहाँ पर गुलामी की प्रथा थी। ठीक है। जो कि राजनीतिक व सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा दे रही थी। तो ये उस टाइम पर काफ़ी बड़ी सामाजिक बुराई ब्राज़ील में देखी गई गुलामी की प्रथा की। ठीक है। गुलामी प्रथा या फिर दास प्रथा जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गणराज्य काल आता है 1889 से वर्तमान तक। तो 1889 में यानी कि 1889 में एक सैन्य विद्रोह हुआ जिसके द्वारा साम्राज्य का अंत हुआ तथा ब्राज़ील ने गणराज्य की तरफ कदम बढ़ाया। इसके बाद ब्राज़ील में लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पर देखने को मिली तथा कई बार सैन्य शासन भी देखने को मिला। तो ये कुछ राजनीतिक परंपरा का इतिहास उस टाइम पर ब्राज़ील का रहा। ठीक है। सो अगर ब्राज़ील की राजनीतिक परंपराओं के बारे में पूछा जाए तो आप ये ओवरव्यू दे सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें संवैधानिक विकास की, तो ब्राज़ील का संवैधानिक इतिहास जब वो भी कई महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरा। 1824 में यानी कि 1824 में संविधान पहली बार ब्राज़ील में बनाया गया। ठीक है। ब्राज़ील का पहला संविधान 1824 में ही पेश किया गया, जिसे साम्राज्य के तहत लागू किया गया। ये जो संविधान था ये केंद्रित सत्ता तथा सम्राट के अधिकारों को बढ़ाता था। इस संविधान में ये लिखा गया था कि जो सम्राट है उसकी शक्तियाँ ज़्यादा होगी, सम्राट के पास अधिकार ज़्यादा होंगे तथा केंद्रित सत्ता होगी, मतलब कि जो सम्राट है वही पूरे ब्राज़ील पर शासन करेगा। केंद्रीकृत सत्ता का इसमें प्रोविज़न दिया गया था, प्रावधान दिया गया था। ठीक है। उसके बाद 1891 में यानी कि 1891 में दोबारा एक संविधान बनाया जाता है ब्राज़ील में। ठीक है। ये जो संविधान था ये गणराज्य की स्थापना के बाद निर्मित किया गया या तैयार किया गया। इस संविधान ने ब्राज़ील को एक संघीय गणराज्य घोषित किया तथा राष्ट्रपति की शक्तियों को मजबूत किया। इस संविधान ने राष्ट्रपति की शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है। तथा ये घोषणा की कि ब्राज़ील जो है उसमें अध्यक्षात्मक प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा तथा ब्राज़ील एक संघीय गणराज्य रहेगा। तो ये सब 1891 में संविधान में लिखा गया। ठीक है। उसके बाद 1934 तथा 1937 में संविधान निर्मित किए गए। 1930 के दशक में यानी कि 1934 से 1937 के टाइम पीरियड में एक सैन्य तख्ता पलट होता है। ठीक है। उस सैन्य तख्ता पलट के बाद 1934 में एक नया संविधान लागू हुआ, लेकिन वो जो संविधान था वो असफल रहा। ठीक है। उसमें कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से 1937 में इसको बदल दिया गया तथा एक और नया संविधान लागू किया गया। अब ये जो संविधान था ये तानाशाही की ओर बढ़ने वाला था। ठीक है। इस संविधान में क्या किया गया, राष्ट्रपति की शक्तियों में और भी ज़्यादा वृद्धि कर दी गई तथा राष्ट्रपति को इतनी शक्तियाँ दे दी गई जिससे राष्ट्रपति के तानाशाही बनने की जो आशंका थी वो बढ़ गई। क्योंकि ये कॉमन सी बात है, अगर सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथों में दे दी जाएगी, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, तो इन फ्यूचर ये आशंका हो सकती है कि वो व्यक्ति तानाशाह बन जाए। ठीक है। वो व्यक्ति डिक्टेटर यानी कि तानाशाह बन सकता है, निरंकुश बन सकता है। तो वही डर वहाँ पर फैलने लग गया, क्योंकि 1937 में जो संविधान निर्मित हुआ उसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई। ओवरऑल जितनी भी पावर थी, जितनी भी शक्तियाँ थी, वो सारी राष्ट्रपति को ही सौंप दी गई। ठीक है।
1946 में फिर दोबारा एक संविधान बनता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का टाइम पीरियड था। उस दौरान ब्राज़ील में लोकतंत्र की वापसी हुई। 1946 में नया संविधान लागू किया। इसने नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित किया तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुनः स्थापित किया। उसके बाद 1967 तथा 1988 में दोबारा संविधान तैयार हुआ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ब्राज़ील में संविधान का निर्माण काफ़ी बार हुआ, काफ़ी बार संविधान को बनाया गया, काफ़ी बार वो संविधान असफल रहा तथा काफ़ी बार संविधान का पुनः निर्माण किया गया। तो इस तरीके से हमको कई संविधान देखने को मिलते हैं ब्राज़ील में, जो कि अलग अलग टाइम पीरियड में बनाए गए, असफल हुए, कुछ सफल भी हुए, लेकिन कुछ में कुछ ना कुछ कमियां भी रही। जैसे भारत में तो आप देखते हैं कि आज़ादी के टाइम पर 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी। उसके बाद 1949 में यानी कि 1949 में जो संविधान निर्मित हुआ, वो संविधान हमारा आज तक कायम है, सफल है, ठीक है। लेकिन ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील में संविधान काफ़ी बार बना है, ठीक है। 1964 में एक सैन्य तख्तापलट हुआ। उसके बाद 1967 में एक नया संविधान लागू हुआ। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि वहाँ पर इतनी बार अलग अलग संविधान क्यों बन गए थे, क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा डावाडोल हो गई थी। कभी वहाँ पर लोकतंत्र आ रहा था, कभी वहाँ पर सैन्य शासन आ रहा था, कभी वहाँ पर तानाशाही आ रही थी, ठीक है, कभी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन आ रहा था। तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग शासन प्रणाली आ रही थी, कभी जा रही थी, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पर एक ही शासन प्रणाली नहीं थी, बार बार अलग अलग शासन प्रणालियाँ आ रही थी, तो इसी वजह से वहाँ पर अलग अलग संविधान भी हमको देखने को मिले। जैसे जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र के आने के बाद संविधान बना, उसके बाद सैन्य तख्तापलट हुआ तो फिर से संविधान तैयार किया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 1964 में सैन्य तख्तापलट हुआ था एंड 1967 में एक नया संविधान लागू कर दिया गया। उसके बाद फिर 1985 में लोकतंत्र आ जाता है वापस। तो लोकतंत्र जब स्थापित होता है तो फिर से एक संविधान बनाया जाता है 1988 में, ठीक है। एंड वो जो 1988 का संविधान था, वो जो 1988 में बना हुआ संविधान था लोकतंत्र के आने के बाद, वो संविधान आज तक कायम है, लागू है, ठीक है। तो ये संवैधानिक इतिहास रहा, संवैधानिक विकास का इतिहास रहा ब्राज़ील का, ठीक है। 1988 में यानी कि 1988 में ब्राज़ील में जो संविधान बनाया गया वो आज तक लागू है। यह संविधान नागरिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है तथा ब्राज़ील को एक संघीय गणराज्य के रूप में परिभाषित डिफाइन करता है, ठीक है। ब्राज़ील का जो संवैधानिक विकास था, ये लोकतंत्र की ओर बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने अधिकारों की सुरक्षा व राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित किया। तो इस तरीके से ब्राज़ील में संवैधानिक विकास देखा गया तथा किस तरीके से ब्राज़ील में 1988 में लोकतंत्र आने के बाद एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, संविधान बनाया गया एंड वो संविधान आज तक कायम है, सफल है, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग संविधान बनते गए, लेकिन उसके बाद फाइनली 1988 में एक संविधान बनता है जो कि आज तक वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आज भी लागू है, ठीक है। आइए अब हम यूनिट 3 के अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो यूनिट 3 का ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोसाइटी ऑफ ब्राज़ील, ठीक है, जिसमें हमको ब्राज़ील के समाज के बारे में पढ़ना है कि ब्राज़ील में सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो आइए जानते हैं। तो अगर हम ब्राज़ील के समाज की बात करें या सामाजिक स्थिति की बात करें तो ब्राज़ील का समाज विविधतापूर्ण था, डाइवर्सिटी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थी, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देखा गया, ठीक है। ब्राज़ील जो था वहाँ पर विविधता तो थी ही, लेकिन वो सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भी था, ठीक है। यह देश विभिन्न जातीय समूहों, धर्मों तथा भाषाओं का संगम है, मतलब कि यहाँ पर अलग अलग जाति समूह, धर्म के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्राज़ील का जो समाज है ये अलग अलग पहलुओं पर आधारित है। तो आइए देखते हैं ब्राज़ील के समाज की मुख्य विशेषताएं। तो पहले नंबर पर आता है जातीय विविधता। अगर हम बात करें जातीय विविधता की तो इसका मतलब है जाति में विविधता।
ब्राज़ील में जो लोग रहते हैं, ब्राज़ील की जो जनसंख्या है उसमें काफ़ी जातीय विविधता देखने को मिलती है। ब्राज़ील में कुछ अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं, कुछ लोग यूरोपीय कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं, मतलब कि कुछ लोग यूरोपीय मूल के हैं, कुछ लोग अमेरिकी जातियों के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्राज़ील अफ्रीकी, यूरोपीय तथा अमेरिकी जातियों का मिश्रण है। यहाँ पर अलग अलग कंटिनेंट के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग द्वीपों के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ अफ्रीकी मूल के हैं, कुछ यूरोपीय मूल के हैं तथा कुछ लोग अमेरिकी मूल से संबंधित हैं। ठीक है, यहाँ के लोग आमतौर पर विविध सांस्कृतिक परंपराओं के साथ रहते हैं। ठीक है, अब वो लोग जो कि यूरोपीय व अफ्रीकी मिश्रण के हैं उनको मुलैटो कहा जाता है। जो लोग अमेरिकी तथा यूरोपीय मिश्रण के हैं, मतलब कि अमेरिकी या यूरोपीय कंटिनेंट से बिलोंग करते हैं, उनको पार्दो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वैसे ही ब्राज़ील में भी हमको जातीय विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, अब धर्म की बात करें तो धर्म वहाँ पर मुख्य धर्म जो है वो ईसाई है। ठीक है, ब्राज़ील में मुख्यतः ईसाई धर्म का प्रचार है। ठीक है, ईसाई धर्म के अनुयायी वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ईसाई धर्म में भी विशेष रूप से कैथोलिक लोग वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे भारत में मुख्यतः हमको हिंदू धर्म देखने को मिलता है, सनातन धर्म, वैसे ही ब्राज़ील में मुख्य धर्म ईसाई धर्म माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, ज़्यादा जो जनसंख्या है वो हमको ईसाइयों की देखने को मिलती है, वो भी कैथोलिक ईसाई। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं जो कि अल्पसंख्यक हैं, जैसे प्रोटेस्टेंट, अफ्रीकी मूल के धर्म के लोग तथा कुछ हद तक बौद्ध धर्म मानने वाले लोग। तो इस तरीके से वहाँ पर हमको प्रोटेस्टेंट या फिर अफ्रीकी या फिर बौद्ध धर्म तथा इस्लाम आदि से संबंधित लोग भी देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ ईसाई धर्म के लोग ही रहे, वहाँ पर हमको अन्य धर्म के लोग भी देखने को मिलते हैं जो कि अल्पसंख्यक है, संख्या में कम है। ठीक है, अगर हम बात करें परिवार व समुदाय की, तो ब्राज़ील के परिवार संरचना में पारंपरिक रूप से परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई होती है। बड़े परिवारों का यहाँ पर सम्मान है तथा सामाजिक जीवन में परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब रहते हैं। ठीक है, ब्राज़ील में संगीत व नृत्य की भी संस्कृति है। यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य देखें तो संबा, बोसोनोवा। ठीक है, तो ये वहाँ के कुछ प्रसिद्ध नृत्य हैं। ठीक है, इसके अलावा सालाना कार्निवल जो कि साल में एक बार होता है। ठीक है, कार्निवल वहाँ का एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है जहाँ पर नृत्य व संगीत की धूम होती है। तो इस तरीके से ब्राज़ील जो है वो सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध है। ठीक है, वहाँ पर कार्निवल उत्सव मनाया जाता है साल में एक बार। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के प्रसिद्ध नृत्य भी हमने देखे, संबा तथा बोसोनोवा। आर्थिक विषमताएं भी वहाँ पर हमको देखने को मिलती है, अमीर तथा गरीब लोगों के बीच में काफ़ी असमानता है। ठीक है, ब्राज़ील एक उच्च मध्यम आय वाला देश है जहाँ पर कई हिस्सों में गरीबी तथा असमानता की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, इस प्रकार ब्राज़ील का सामाजिक मिश्रित व जीवंत सांस्कृतिक धरोहर से भरा हुआ है जो दुनिया भर से आकर्षित करता है लोगों को आने के लिए। आइए अब हम देखते हैं यूनिट 3 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमको पढ़ना है ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था के बारे में। तो अगर हम ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की बात करें, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी तथा विविध अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, यह लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। इसके आर्थिक क्षेत्र में कुछ प्रमुख क्षेत्र माने जाते हैं, आइए देखते हैं। पहला है कृषि। ब्राज़ील जो है कृषि उत्पादों का भी प्रमुख निर्यातक है, मतलब कि यहाँ पर कृषि उत्पादन भी किया जाता है तथा कृषि उत्पादों के निर्यात में भी ये काफ़ी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, यहाँ पर कॉफ़ी, सोयाबीन, गन्ना, मक्का, संतरे जैसे फलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। ब्राज़ील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक तथा निर्यातक है। ठीक है, उद्योग की बात करें तो ब्राज़ील का औद्योगिक क्षेत्र भी मजबूत है। इसमें ऑटोमोबाइल, स्टील, पेट्रोकेमिकल्स तथा हवाई जहाज निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, साओ पाउलो जैसे शहर ब्राज़ील के औद्योगिक केंद्र हैं। तो वहाँ पर हमको कृषि के साथ साथ उद्योग भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद खनन। ब्राज़ील जो है क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है,
यहाँ पर लौह अयस्क, बॉक्साइट, सोना तथा तेल के भी बड़े बड़े भंडार देखने को मिलते हैं। एंड लौह अयस्क के उत्पादन व निर्यात में भी ब्राज़ील अग्रणी है, ब्राज़ील आगे रहता है। ठीक है, तो ब्राज़ील में अगर एग्ज़ाम में ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो आप ये सारे पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मेनली हमको प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या देखने को मिलता है, लौह अयस्क, बॉक्साइट, सोना तथा तेल के भंडार। ठीक है, सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर की बात करें तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान भी देखने को मिलता है। सेवा क्षेत्र में शामिल है बैंकिंग, वित्त, टूरिज्म, आईटी सेवा इत्यादि। ठीक है, ऊर्जा यानी कि एनर्जी, ब्राज़ील जो है ये अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा उत्पादन का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करना जो कि कभी ख़त्म ना हो। ठीक है, अक्षय यानी कि जो हमेशा रहे। अब अक्षय ऊर्जा उत्पादन जो है इसका मतलब होता है ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करना, ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करना, ऐसी ऊर्जा का उत्पादन करना जो कि हमेशा रहे, जैसे कि हाइड्रो पावर जिसमें पानी से बिजली बनाई जाती है, या फिर आपने पवन चक्की देखी होगी, क्योंकि हवा कभी चलनी बंद नहीं होगी तो इसलिए पवन चक्की से जो ऊर्जा निर्मित की जाएगी वो भी हमेशा मिलती रहेगी। तो ये अक्षय ऊर्जा का उदाहरण हो गया। इसी तरीके से अगर हम सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा भी किसका उदाहरण है, अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है, क्योंकि सूरज हमेशा निकलेगा एंड जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक सूरज रहेगा। एंड क्योंकि सूरज से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, बिजली का निर्माण कर रहे हैं, तो ये भी अक्षय ऊर्जा मानी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कई बार गन्ने से भी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है जिसको इथेनॉल उत्पादन कहा जाता है। ठीक है, वाणिज्य की बात करें तो ब्राज़ील मुख्य रूप से चीन, अमेरिका, यूरोप तथा अर्जेंटीना के साथ व्यापार करता है। इसकी निर्यात सामग्री में कृषि उत्पाद, खनिज व औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। ठीक है, चुनौतियां देखिए, ब्राज़ील क्या क्या चुनौतियां फेस करता है। तो पहला हो गया आय की असमानता, गरीबी, भ्रष्टाचार, आर्थिक अस्थिरता भी वहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ पर्यावरणीय समस्याएं जैसे अमेज़न जंगलों की कटाई इत्यादि भी वहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि पर्यावरणीय समस्याएं काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, सामान्य है, ये ऑलमोस्ट हर कंट्री में देखने को मिलती है। ठीक है, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में विविधता तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। आइए अब हम देखते हैं ब्राज़ील की पार्टी तथा चुनावी प्रणाली के बारे में। पार्टी एंड इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील क्योंकि लोकतंत्र पर आधारित है तो यहाँ पर जो चुनावी प्रणाली है वो भी लोकतांत्रिक है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली के तहत संघीय गणराज्य की सरकार होती है। आइए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिससे हमको यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में और डिटेल में पता चले। तो सबसे पहले पार्टी सिस्टम देखते हैं। ब्राज़ील में मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब कि वहाँ पर 2 से ज़्यादा पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, ब्राज़ील में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं एंड इसीलिए इसको बहुदलीय प्रणाली वाला देश भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कई राजनीतिक दल सक्रिय है जैसे वर्कर्स पार्टी, लिबरल पार्टी, सेंटर राइट पार्टी। ठीक है, एंड ऊपर भी हमने काफ़ी पार्टीज़ के बारे में जाना था वीडियो के स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वहाँ पर राजनीतिक दल है जो कि सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। कोई भी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्व नहीं रखती, अक्सर सरकार गठबंधन के जरिए बनती है। ठीक है, वहाँ पर हमको मेनली गठबंधन सरकार देखने को मिलती है। गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है, जब किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तो बहुत सारी पार्टीज मिलकर आपस में अपना क्या बना लेती है, गठबंधन बना लेती है तथा शासन करती हैं। तो इसी तरीके से वहाँ पर भी हमको गठबंधन सरकार देखने को मिलती है। ठीक है, चुनावी प्रणाली देखिए, चुनावी प्रणाली वहाँ पर कैसी है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति जो है ये सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यह चुनाव 2 चरणों में होता है। यदि पहले चरण में कोई भी उम्मीदवार 50% से अधिक वोट नहीं पाता तो शीर्ष 2 उम्मीदवारों के बीच में दूसरे दौर का चुनाव होता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव वहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, 2 चरणों में होता है राष्ट्रपति चुनाव, पहले चरण में तथा दूसरे चरण में।
पहले चरण में अगर कोई उम्मीदवार 50% से कम वोट पाता है, 50% से अधिक वोट नहीं पाता है, तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, वो कैंडिडेट जिनको पहले चरण में 50% से अधिक वोट मिले, वही कैंडिडेट, वही प्रतिस्पर्धी, वही उम्मीदवार क्या करते हैं, दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है। वही कैंडिडेट दूसरे चरण में प्रवेश करेगा जिसको पहले चरण में 50% से अधिक वोट मिले। ठीक है, अब देखिए संसदीय चुनाव की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ब्राज़ील में जो संसद है, नेशनल कांग्रेस, वो 2 भागों में बटी हुई है। पहला है चैम्बर ऑफ डिप्टीज़, दूसरा है सीनेट। ठीक है, चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ के जो सदस्य है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रणाली के तहत चुने जाते हैं। अगर हम सीनेट के सदस्यों की बात करें तो सीनेट के सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा प्रत्येक राज्य से समान संख्या में चुने जाते हैं। ठीक है, जैसे पिछली वीडियो में हमने अमेरिका के बारे में पढ़ा था, अमेरिका में जो सीनेट थी उसमें हर राज्य से 2 लोग चुने जाते थे। ठीक है, अब ब्राज़ील में हर राज्य से 2 लोग तो नहीं चुने जाते, लेकिन यहाँ पर जितने भी राज्य हैं, चाहे उनकी जनसंख्या कितनी भी हो, हर राज्य से समान संख्या में प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, तो सीनेट के जो सदस्य हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा प्रत्येक राज्य से समान संख्या में चुने जाते हैं। मतदान प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी नागरिक मतदान कर सकते हैं। ठीक है, मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए होता है, जिससे प्रक्रिया तेज़ व पारदर्शी रहे। चुनाव आयोग वहाँ पर भी मौजूद है। ठीक है, ब्राज़ील का सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है। ठीक है, ब्राज़ील में स्पेशली सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट बनाया गया है जो कि चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है तथा चुनाव के दौरान हेरफेर तो नहीं हुई, इसका पता लगाने का कार्य करता है। यह स्वतंत्र निकाय है जो कि निष्पक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित करता है चुनाव में। ठीक है, आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। ब्राज़ील का पार्टी व चुनाव प्रणाली जटिल लेकिन लोकतांत्रिक है। यहाँ की बहुदलीय प्रणाली तथा अनिवार्य मतदान लोकतंत्र को और भी ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मतदान अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति 18 से 70 के बीच में बिलोंग करता है एंड वो वोट नहीं देता है, मतदान नहीं करता है, तो उसको सज़ा भी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पर अनिवार्य मतदान है। ठीक है, वहाँ पर मतदान करना अनिवार्य होता है हर व्यक्ति के लिए। आइए अब हम देखते हैं राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ स्टेट इन ब्राज़ील। तो अगर हम ब्राज़ील राज्य की प्रकृति देखें, नेचर ऑफ स्टेट देखें, तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, ब्राज़ील एक संघीय गणराज्य है जिसमें केंद्र सरकार तथा स्थानीय सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन है। संघीय राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर विभाजन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली है, संवैधानिक ढांचा वहाँ का काफ़ी मजबूत है। 1988 में वहाँ पर संविधान बना था। ठीक है, संविधान जो है नागरिक अधिकारों व स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके अलावा अगर सरकार की संरचना की बात करें तो केंद्र स्तर पर या संघीय स्तर पर राष्ट्रपति सबसे प्रमुख है। ठीक है, जो कि राज्य व सरकार दोनों का प्रमुख है। इसके अलावा राज्य सरकार भी वहाँ पर होती है, क्योंकि ब्राज़ील में 26 राज्य है तो हर राज्य में अपनी एक सरकार है। ठीक है, तथा हर राज्य का खुद का संविधान भी वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा नगर पालिका वहाँ पर स्थानीय सरकार के रूप में कार्य करती है, जो कि स्थानीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। ब्राज़ील में एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जहाँ पर नागरिक हर 4 साल में राष्ट्रपति, गवर्नर तथा सांसदों का चुनाव करते हैं। ठीक है, कानून का शासन है वहाँ पर एंड सभी नागरिक व सरकार कानून के अधीन कार्य करते रहते हैं। ठीक है, संघीय व्यवस्था के कारण केंद्र व राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है। प्रत्येक राज्य के पास अपनी विधानसभा तथा स्वायत्तता होती है, स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ब्राज़ील का राजनीतिक तंत्र बहुदलीय है, मतलब कि वहाँ पर बहुत सारी पार्टीज़ काम करती है, बहुत सारी पार्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ पर विभिन्न राजनीतिक दल चुनावों में भाग लेते हैं। आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। ब्राज़ील का राज्य लोकतांत्रिक, संघीय व संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। यह नागरिकों की भागीदारी तथा शक्ति के वितरण पर जोर देता है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा ब्राज़ील के बारे में। आइए अब हम जानते हैं ब्राज़ील की संघीय प्रणाली की विशेषताएं, मतलब कि फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ ब्राज़ील। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें या ब्राज़ील की संघीय प्रणाली की बात करें तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
पहला है संघीय संरचना। ब्राज़ील जो है ये एक संघीय गणराज्य है, ठीक है, जिसमें सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, संघीय, राज्य तथा स्थानीय, ठीक है। इस तरीके से ब्राज़ील में हमको संघीय गणराज्य देखने को मिलता है तथा सरकार भी 3 स्तरों पर देखने को मिलती है। दूसरा है संविधान आधारित संघ। ब्राज़ील की संघीय प्रणाली जो है संविधान के द्वारा संचालित होती है। 1988 का जो संविधान था वो देश में संघीय ढांचे की स्थापना व शक्तियों का वितरण करता है, ठीक है। 1988 में संविधान बना था जिसने यहाँ पर संघीय ढांचे की स्थापना की तथा शक्तियों के वितरण को सुनिश्चित किया। वहाँ पर हमको शक्ति का विभाजन भी देखने को मिलता है। केंद्र सरकार तथा राज्य के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास है जबकि कुछ शक्तियाँ राज्य के पास तथा कुछ शक्तियाँ दोनों के द्वारा साझा की जाती है, यानी कि बांटी जाती हैं, ठीक है। अब ब्राज़ील में हमको स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी भी देखने को मिलती है। राज्य व नगर पालिकाओं को अपनी नीति बनाने, अपने क्षेत्र में कानून लागू करने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है। वहाँ पर इक्वल राइट्स हैं, मतलब कि समान अधिकार है, सभी राज्य को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है, हर राज्य समान है, हर राज्य को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील में संघीय प्रणाली है। एंड संघीय प्रणाली से नोशन पर, इसी धारणा पर आधारित होती है कि राज्य तथा केंद्र के पास समान अधिकार होंगे, समान शक्तियाँ होगी तथा शक्तियों का बंटवारा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम संघीय कार्यकारी प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रपति संघीय सरकार का प्रमुख होता है जो कि पूरे देश का प्रशासन देखता है। संघीय प्रणाली में हमको विभिन्न सांस्कृतिक, भाषाई तथा क्षेत्रीय विविधताओं को मानने वाले लोग भी देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। संघीय न्यायपालिका भी काफ़ी प्रचलित है जो कि न्यायिक प्रणाली संघीय स्तर पर काम करती है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ही सारे फैसले लेती है। इस प्रकार ब्राज़ील की संघीय प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन तथा लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। यहीं पर हमारी यूनिट 3 भी कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।